सो हेलो दोस्तों, गेट सेट स्टडी की नई वीडियो में स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं एंड टर्म एग्जामिनेशन 2018 का, जो कि डेटा माइनिंग और बिजनेस इंटेलिजेंस का है। तो ये 75 मार्क्स का पेपर है पूरा, और इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे ही दूंगा। वैसे ये एग्जैक्ट पेपर ऐसा ही आ रहा है आजकल कि पहले क्वेश्चन का 2.5 मार्क्स बन रहा है और ऐसे करके 10 पार्ट आ रहे हैं या जितना भी हो रहा है। ये ऐसे ही मल्टीपल क्वेश्चंस आ रहे हैं छोटे छोटे। तो ऐसे क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चन ट्रिकी हो जाते हैं और कुछ क्वेश्चन जो हमने कभी सुना भी नहीं होता ना, तो उनकी चिंता मत करना। और तुम जितना भी उससे थोड़ा सेंस बनता है या तुमने कहीं पढ़ा है, क्योंकि बहुत बहुत सारी ऐसे टेक्निकल टर्म्स हैं डेटा माइनिंग में, या अगर हम यूनिट 3 और 4 में जाएँ कि पता नहीं चलता क्या आ जाता है। तो उसका तैयारी कर लेना। और जिन सभी क्वेश्चन्स के आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 हैं, और इन सभी क्वेश्चन्स के आंसर मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दूँगा। तो इसकी चिंता मत करो, हम वन बाय वन सभी क्वेश्चन्स पे जाएँगे। और एट द एंड ये 7th और 8th क्वेश्चन है जिसमें ऐसे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है? तो हम क्या करते हैं, एक-एक क्वेश्चंस को लेते हैं और नोटबुक पे समझते हैं जितना हो सके। चलो। सो हमारा पहले क्वेश्चन के जो है वो ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच तक पार्ट हैं, और पहला पार्ट ही हमसे है कि डेटा वेयरहाउस क्या होता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करना। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ऐसा क्वेश्चन आना मतलब ऐसा है कि ऑब्वियस बात है। तो अ डेटा वेयरहाउस इज़ अ लार्ज सेंट्रलाइज्ड रिपॉजिटरी दैट स्टोर्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज़ इन अ स्ट्रक्चर फॉर्मेट। ठीक है? ये कुछ कीवर्ड याद कर लो। लार्ज, सेंट्रलाइज्ड, रिपॉजिटरी दैट स्टोर्स डेटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। ठीक है? तो एक रिपॉजिटरी है जिसमें अलग अलग सोर्सेज से डेटा स्टोर होता है इन अ स्ट्रक्चरल फॉर्मेट टू फैसिलिटेट बिजनेस इंटेलिजेंस, है ना? तो डेटा वेयर हाउस, बिजनेस इंटेलिजेंस, नाम ही दोनों, पूरा टॉपिक ही इसमें आ रहा है। तो डिसीजन मेकिंग के लिए क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक, ये चीज़ तो हो गई है ना, इसकी डेफिनेशन। फिर वो पूछते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। 2.5 मार्क्स का है तो हमें लिमिट ध्यान रखनी है। मैं 5 कैरेक्टरिस्टिक्स दिखा देता हूँ इसके, जो हमने रिवीजन में भी डिस्कस किए थे। सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेशन, टाइम वेरिएंस, नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज और समराइज डेटा। ठीक है? कौन एक सब्जेक्ट होता है उसी के ओरिएंटेड रहता है, क्योंकि अलग अलग डेटा है। तो एक वेयर हाउस एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ओरिएंटेड रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा रहेगा अलग अलग सोर्सेज है, टाइम वेरिएंस रहेगा, है ना, नॉन वॉलेटाइल रहेगा, समराइज डेटा रहेगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है? कोशिश करना है कि इस चीज़ को दिमाग में रख लो, ऐसे कीवर्ड टर्म्स को, कि रिपॉजिटरी है, सेंट्रलाइज्ड है, स्ट्रक्चर फॉर्मेट है, बिजनेस इंटेलिजेंस, डिसीजन मेकिंग के काम आता है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ओलैप एंड डेटा माइनिंग। ठीक है? ओलैप और डेटा माइनिंग के बीच में डिफरेंस क्या है? वैसे कोशिश करना कि अगर तुम टेबल बना के कर सकते हो तो वो भी कर सकते हो, है ना? मगर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है तो दायरा याद रखना कि हम एक पेज ना लिख दें, उसमें ज़्यादा ही हो जाएगा। मतलब हाफ हो या मोर देन हाफ पेज सफिशिएंट है, क्योंकि फिर बड़े क्वेश्चन में ज़्यादा पेज लिखना, फिर बड़े क्वेश्चन में छोटा हो जाता है, दिक्कत हो जाती है फिर। तो ओलैप होता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग एंड डेटा माइनिंग बोथ। ठीक है? अभी मैंने ओलैप की यहाँ पे बड़ी फॉर्म भी लिख दी, तुम बार बार लिख लेना ऐसे। ठीक है? ऐसे लगता है कि बच्चे को पता है, वरना हम कभी कभी डेटा वेयर हाउस को भी DW लिख देते हैं। ठीक है? तो ऐसा मत करना, बड़ी फॉर्म ही लिखना। और ओलैप एंड डेटा माइनिंग बोथ टेक्निक्स यूज फॉर डेटा एनालिसिस, इतना तो कन्फर्म है ना? अब क्या करना है हमें इसमें कि बेसिक डिफरेंस बताना है। मगर ओलैप जो होता है वो यूज़ फॉर एनालाइजिंग हिस्टोरिकल डेटा। ठीक है? बहुत बार काम आएगा। मतलब ओलैप और OLTP कुछ आए, या ओलैप या डेटा वेयर हाउस कुछ भी है ना, ओलैप की डेफिनेशन तो वही रहेगी। तो जब भी तुम डिफरेंस बनाने जाओगे तो डिफरेंस तो मेंटेन यही रहेगा कि हिस्टोरिकल डेटा के काम आता है एंड मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट। ठीक है? किस फॉर्मेट में? मल्टी डायमेंशनल फॉर्मेट में। डेटा माइनिंग क्या होता है? हिडन पैटर्न को डिस्कवर करने के लिए एंड रिलेशनशिप इन लार्ज डेटा सेट। माइनिंग करना यानी खोदना, है ना? तो इससे तुम डेटा की माइनिंग कर रहे हो तो थोड़ा कॉमन सेंस लगा के लिख ही सकते हो कि हम हिडन पैटर्न कुछ ढूंढ रहे हैं, रिलेशनशिप निकाल रहे हैं कोई लार्ज डेटा सेट में। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड पार्ट आता है। थर्ड पार्ट पूछ रहा है कि व्हाट इज डायमेंशनल मॉडलिंग एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ER मॉडल। अब पेपर में या तो सिर्फ डायमेंशनल मॉडलिंग आ जाएगा या सिर्फ ER मॉडल आ जाएगा, या दोनों के बारे में आ जाएगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन भी बहुत कुछ कवर करते हैं। डायमेंशनल मॉडलिंग होता है, एक टेक्निक है यूज टू डिजाइन डेटा वेयर हाउस दैट ऑर्गेनाइज डेटा इंटू डायमेंशंस एंड मेजर, मेकिंग इट ईजी टू एनालाइज लार्ज डेटा सेट। क्या बोला कि हम डायमेंशनली मॉडल कर रहे हैं। तो क्या टेक्निक है ये, कि पहले तो हम डेटा वेयर हाउस में यूज़ करते हैं। क्या करता है ये? डायमेंशंस में ऑर्गेनाइज करता है डेटा को, और उसको मेजर करता है जिससे कि डेटा इजीली एनालाइज हो जाए, है ना? और क्या डिफरेंस है ये ER यानी एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल से? ER मॉडल हमने DBMS में भी पढ़ा था। तो इट फोकसेस ऑन एनालिटिकल नीड ऑफ डेटा वेयर हाउस, वाइल ER मॉडल फोकसेस ऑन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, है ना? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है ER मॉडल। वन टू मैनी ये सब पढ़ा नहीं था? तो वही चीज़ है। और यहाँ पे हमारा डायमेंशनल मॉडलिंग जो है वो एनालिटिकल नीड्स पे फोकस करता है। अब आता है डेटा ग्रैनुअलिटी। मैं बोल रहा था डेटा ग्रैनुअलिटी दोबारा से आएगा, तो जो मिड सेम में आता है वो एंड सेम में भी आ जाता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, ये 2018 का ही पेपर है, तो मिड सेम में भी रिपीट हुआ था। डेटा ग्रैनुअलिटी क्या है? रिफर्स टू लेवल ऑफ डिटेल ऑफ द डेटा बिंग स्टोर्ड। तो कितनी डेप्थ में जा रखा है, कितनी डिटेल पे जा रखा है, किस लेवल पे जा रखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? डेटा ग्रैनुअलिटी बोलते हैं। अब ये रेंज फ्रॉम हाई समराइज डेटा टू हाईली डिटेल डेटा, कुछ भी हो सकता है ना? अब तुमने डेटा वेयरहाउस में कैसे डेटा स्टोर करा है वो उसकी ग्रैनुअलिटी बताती है। अब ई पार्ट देख लेते हैं इसका।
कह रहे कि डेटा मार्ट, अब डेटा मार्ट पूछ रहे कि डेटा मार्ट होता क्या है, डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट डेटा मार्ट्स। तो डेटा मार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एक सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस है। अच्छा, जब मैंने रिवीजन कराई थी तो डेटा वेयर हाउस और डेटा मार्ट में अंतर बताया था, है ना। तो वहाँ पे अगर तुमने याद कर लिया होगा तो डेटा मार्ट के बारे में लिख पाओगे। और इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट तो कॉमन सेंस वाली बात है। देखते हैं, डेटा मार्ट एक सबसेट ऑफ डेटा वेयर हाउस है दैट इज डिजाइन टू सर्व द नीड ऑफ स्पेसिफिक बिजनेस। ठीक है, एक स्पेसिफिक बिजनेस की बात हो रही है या यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। अब डिपेंडेंट डेटा मार्ट रिले ऑन सेंट्रल डेटा वेयर हाउस, एक सेंट्रल डेटा वेयर हाउस होगा, उस पर डिपेंड करेंगे डेटा मार्ट फॉर देयर डेटा, वाइल इंडिपेंडेंट डेटा मार्ट उनके खुद ही डेटा सोर्स होंगे। तो यही अंतर है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट में, कि डिपेंडेंट वाला डेटा वेयर हाउस पे डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट वाला जो है उसके खुद डेटा सोर्सेज होते हैं, किसके, डेटा मार्ट के। तो ये हमारा ई पार्ट हो गया। तो एफ पार्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डिसीजन ट्री किस तरह से डेटा माइनिंग में हेल्प करता है ना। तो इसमें क्या है कि डिसीजन ट्री तो तुम्हें पता है बेसिक, तो वही चीज़ लगा के तुम आंसर फ्रेम कर सकते हो, और होता भी वही है कि एक टाइप ऑफ डेटा माइनिंग टेक्निक है, यूजेस ट्री लाइक मॉडल को यूज़ करता है क्योंकि डिसीजन ट्री है, टू विजुअलाइज एंड एनालाइज डेटा, असिस्ट करता है बाय आइडेंटिफाइंग पैटर्न, और उसी से पैटर्न आइडेंटिफाई करता है रिलेशन क्या क्या है डेटा में, है ना। और दी कैन बी यूज टू मेक डिसीजन। तो डिसीजन ट्री है तो डिसीजन के, और ये एक्चुअल आंसर है। तो देखो कितना कॉमन सेंस से मिलता जुलता है। अब जी पार्ट देख लेते हैं। जी कह रहे हैं कि गिव टू मेजर डिफरेंस बिटवीन स्टार एंड स्नोफ्लेक, है ना। तो वैसे तो मैंने तुम्हें कई बार बता दिया, 2-3 बार बता दिया है, मगर कुछ दो रीजंस का ध्यान रखना कि पेपर में बड़ा आंसर मत लिख देना, क्योंकि इससे ज़्यादा टीचर को भी लगता है कि ये इनसिक्योर हो रखा है, इसने इतने सारे पॉइंट्स लिख दिए कि जैसे तैसे नंबर मिल जाए, तो इसका मतलब इसको आगे के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो लिमिट में रह के करना, थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, और अपने अपने पॉइंट्स लिख लेना जो तुम्हें पसंद आया, मगर मेन जो ऊपर के पॉइंट्स हैं वो लिख देना। तो डी नॉर्मलाइज डायमेंशन, नॉर्मलाइज डायमेंशन, ये तो अंतर है ही, मेन अंतर है ये, कि स्टार स्कीमा में डी नॉर्मलाइज डायमेंशन होती हैं, स्नोफ्लेक में नॉर्मलाइज होती हैं। अब यहाँ पे स्टार में फ्यू टेबल्स होती हैं और टेबल्स एंड जॉइंट्स होते हैं स्नोफ्लेक से, है ना। तो किस तरह के डेटा में आता है अब समझ में आ रहा है, यहाँ पे ज़्यादा होती हैं। तो स्नोफ्लेक किस तरह का डेटा यूज़ करते हैं, ये स्कीमा कौन कौन यूज़ करता है, वो अलग हो जाता है ना। अगला पार्ट है कि देखो ये क्वेश्चन जो है वैसे तो लग रहा है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रिल डाउन और रोल अप, स्लाइस एंड डाइस ऑपरेशंस, इनको डिफरेंशिएट करना है, और है ये 2.5 मार्क्स का। तो टाइम वेस्ट ना हो जाए इसलिए मैंने क्या करा कि ऐसे करके बता दिया तुम्हें, कि तुम्हें आइडिया लग जाए कि तुम 3 पैराग्राफ लिख सकते हो जो कि हाफ पेज के अंदर आ जाएंगे, बात बन जाएगी। तो ड्रिल डाउन, रोल अप, स्लाइस एंड डाइस जो है वो ऑपरेशन है किसमें, ओलैप में, टू एनालाइज डेटा, ये बात तो सबको पता है। ड्रिल डाउन क्या करता है, इसका मेन प्रोसेस लिखना है, मेन। तो प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम हायर लेवल समरी टू लोअर लेवल डिटेल, ठीक है। तो हायर लेवल पे जाके समरी मिलती है, और गोइंग फ्रॉम हायर लेवल समरी, हायर लेवल समरी से हम लोअर लेवल डिटेल पे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ड्रिल डाउन कर रहे हैं, ठीक है, माइन कर रहे हैं एक तरह से। रोल अप क्या कर रहा है, गोइंग फ्रॉम लोअर लेवल डिटेल, अब तुम्हें थोड़ी बहुत डिटेल पता है, हायर लेवल समरी पे जा रहे हैं। स्लाइस एंड डाइस क्या है, ये प्रोसेस है ऑफ व्यूइंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव, है ना। और पैराग्राफ लिख सकते हो भले ही इस पे, और चीज़ें भी तुम डायग्रामेटिकली शो कर सकते हो, मगर क्या 2.5 मार्क्स में जरूरत है, नहीं। और बड़ा क्वेश्चन इस पर बनेगा तो बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता, तो उसकी भी तैयारी अपने अकॉर्डिंग कर लेना, ठीक है। तो ये ड्रिल डाउन, रोल अप और स्लाइस एंड डाइस हमारा एच पार्ट हो गए। आई पे आते हैं बेनिफिट्स, पूछ रहे हैं ओलैप के, ओलैप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब यहाँ पे डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कुछ चीज़ें समझनी होती हैं कि वो जानते हैं तुम्हें ओलैप के बारे में पता है, तभी बेनिफिट्स पूछ रहे हैं। तो फास्ट क्वेरी रिस्पॉन्स टाइम होता है, एबिलिटी टू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, है ना। देख रहे हो बात तो एक ही हो रही है एक तरह से, मगर यहाँ पे एबिलिटीज़ की बात हो रही है, यहाँ पे टाइम की बात हो रही है, ठीक है। तो कैसे घुमा सकते हो आंसर्स को, और ये जेन्युइन आंसर है, ठीक है, कोई मैंने नहीं बनाया, नेट से ही सर्च करें। सपोर्ट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, और एबिलिटी टू व्यू डेटा फ्रॉम मल्टीपल प्रोस्पेक्टिव, ये 4 पॉइंट्स हो गए कि अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से देखा जा सकता है, ओले आपका यूज़ करके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को सपोर्ट करता है, और एनालाइज कर सकते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, और रिस्पॉन्स टाइम भी सही है, फास्ट है। ये हो गया हमारा बेनिफिट। फिर जे पार्ट आता है इसका कि व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन। स्ट्रैटेजिक इन्फॉर्मेशन ये वाइवा में भी पूछा जाता है। तो रेलेवेंट फॉर लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग, है ना। तुम स्ट्रैटेजिकली इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो एक कंपनी के लिए, तो वो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में हेल्प करेगी। एबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग कॉम्प्रिहेंसिव व्यू फॉर ऑर्गेनाइजेशन, है ना, या कॉम्प्रिहेंसिव व्यू प्रोवाइड करती है ऑर्गेनाइजेशन का। फोकस ऑन क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर और की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ये सेल्स में कहाँ से हम आगे बढ़ सकते हैं, ऑफन यूज बाय टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स टू मेक स्ट्रैटेजिक डिसीजन। तो भारी काम है ये, ठीक है। तो ये एच पार्ट हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर कोड के जो रूल्स हैं उनके बारे में लिखना है। अब ये क्वेश्चन 12.5 मार्क्स का है, और तुमने पिछले पेपर को देख ही लिया होगा कि फेडिंग का ही 12.5 मार्क्स का आ गया था। तो ऐसा, और वो भी दो दो क्वेश्चन, ग्लोबल स्टार का भी 12.5 का आ गया था। ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाए, क्यों, क्योंकि इसके 12 ही रूल्स हैं। अब 12.5 मार्क्स का है, 12 रूल्स हैं, और अगर तुम डिफाइन भी कर दे तो उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, तो पेजेस लग जाएंगे ज़्यादा, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अप्रॉक्सीमेटली 3 पेज तो लग ही जाएंगे मिनिमम जाएँ। तो चलो जान लेते हैं इसके बारे में, और कोशिश करना कि ये सब याद कर लेना रूल्स के नाम, ठीक है, कि मतलब
क्या लिखो तुम स्टार्टिंग में, उसके बाद से तुम खुद भी बना सकते हो। एक बार समझ लेते हैं फिर बात करते हैं। डॉक्टर EF कोड, ठीक है। अब देखो ये लिखने का कितना इम्पैक्ट पड़ता है कि फादर ऑफ रिलेशनल डेटाबेस कहते हैं। 12 रूल्स इन्होंने प्रपोज किए थे RDBMS में इन 1985, ठीक है। कॉमनली नोन एज कोड्स 12 रूल, ठीक है। डॉक्टर कोड के 12 रूल्स इंटेंडेड टू डिफाइन व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रूली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं RDBMS ये सब शॉर्ट में लिखा है मैंने, क्योंकि तुम बड़े में लिख पाओ इसको, ठीक है, कि मैं समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से तो DBMS ही बोलेंगे, मगर ट्रूली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बिलो इज द ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ 12 रूल्स। इन्फॉर्मेशन रूल है। इन्फॉर्मेशन रूल कहते हैं कि ऑल इन्फॉर्मेशन इन रिलेशनल डेटाबेस इज टू बी रिप्रेजेंटेड एक्सप्लिसिटली एट लॉजिकल लेवल एंड एग्जैक्टली वन वे, ठीक है। एक तरीके से इन्फॉर्मेशन जो होनी चाहिए रिप्रेजेंट होनी चाहिए, ये है हमारा इन्फॉर्मेशन रूल। दूसरा है गारंटीड एसेस रूल, है ना। एसेस हो रहा है गारंटीड, यानी ईच एंड एवरी डेटम, डेटम होता है एटॉमिक वैल्यू को बोलते हैं, इन रिलेशनल डेटाबेस। अब तुम समझ गए कि इन रिलेशनल डेटाबेस बार बार लिखना है, तो मैंने RDB छोटा लिखा है, मगर तुम बड़ा लिखना, कि ये चीज़ तो कॉमन रहेगी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशनल डेटाबेस की। तो ईच एंड एवरी डेटम इज टू बी लॉजिकली एसेसेबल, ठीक है। हम एसेस की गारंटी दे रहे हैं, यानी लॉजिकली एसेस हो रहा है, सो लॉजिकली एसेसेबल होना चाहिए। और टू कॉम्बिनेशन ऑफ टेबल नेम, प्राइमरी की वैल्यू, कॉलम, ये सब, ठीक है। फिर आता है थर्ड, मैं सारी गाइडलाइंस एक बार पढ़ लेता हूँ। सिस्टमैटिक ट्रीटमेंट ऑफ नल वैल्यूज़, एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग, कॉम्प्रिहेंसिव डेटा सब लैंग्वेज रूल, फिर व्यू अपडेटिंग रूल, हाई लेवल इंसर्ट अपडेट डिलीट, फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस, और नॉन सुपरवर्जन सब वर्जन रूल, ठीक है। और ये सारे के सारे 12 रूल्स जो हैं या गाइडलाइंस जो हैं कोड की थी, तुम इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे ही रखा है, तुम पढ़ सकते हो, वरना इनके एटलीस्ट नाम याद कर लेना, वही काफ़ी है, फिर तुम बना के लिख सकते हो, मगर थोड़ा बहुत पढ़ के रखना तो आसान रहता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सो थर्ड क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन डेटा माइनिंग, और इसकी टेक्निक्स को या तो तुम डिटेल में एक्सप्लेन कर दो, और लिखा है ना, या तो डायग्राम के बेसिस पे। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में करा है, वैसे तो तुम डायग्राम को ज़्यादा प्रेफर कर सकते हो अगर डायग्राम बनाना चाहो तो, क्योंकि उससे स्पेस ज़्यादा यूज़ होता है और आंसर बड़ा दिखता है, और हमें लिखना भी कम पड़ता है। तो डेटा माइनिंग के बारे में जान लेते हैं। इज़ द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग हिडन पैटर्न, ठीक है। माइन कर रहे हैं डेटा को, तो हिडन पैटर्न को डिस्कवर कर रहे हैं, एंड रिलेशनशिप इन लार्ज डेटा सेट। द पर्पस ऑफ डेटा माइनिंग इज़ टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम डेटा। तो यूजफुल इन्फॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, एंड यूज़ टू मेक प्रिडिक्शन एंड डिसीजन, ठीक है। तो इसके सेवरल टेक्निक्स हैं। क्या क्या टेक्निक्स हैं? क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, एसोसिएट, रूल माइनिंग, फिर आता है एनोमली डिटेक्शन, फिर रिग्रेशन, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, टेक्स्ट माइनिंग। अब इनके बारे में मैंने एक दो लाइनें लिख रखी हैं, जो तुम लिख सकते हो उसको बढ़ा चढ़ा के, वो तुम्हारे ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन जिस मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेगा उतना ही बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। तो क्लासिफिकेशन एक टेक्निक है टू प्रिडिक्ट द क्लास लेवल ऑफ अ न्यू डेटा इंस्टेंस। मतलब एक हमें डेटा इंस्टेंस मिला और उसकी क्लास लेवल क्या होगी, ये चीज़ को पता लगाना क्लासिफिकेशन कहते हैं। बाय एनालाइजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ प्रीवियसली क्लासिफाइड डेटा, हम हमारा जो प्रीवियसली क्लासिफाइड डेटा है उसके एट्रीब्यूट्स को चेक करके हम उसकी क्लास लेवल देते हैं जो नया है, ठीक है। क्लस्टरिंग करना यानी सिमिलर डेटा इंस्टेंस को नेचुरल ग्रुपिंग करना। एसोसिएट रूल माइनिंग यानी डिस्कवर इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप। एसोसिएट रूल माइनिंग यानी कोई रिलेशनशिप ढूंढना, ठीक है, कि क्या कोई रूल्स बनता है बिटवीन टू आइटम, अ डेटा सेट, फ्रीक्वेंटली अकरिंग आइटम, ठीक है। फिर आता है एनोमली डिटेक्शन, आइडेंटिफाई अनयूजुअल पैटर्न। एनोमली यानी आइडेंटिफाई कर रहे हैं अनयूजुअल पैटर्न को। रिग्रेशन यानी मॉडल रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल, ठीक है। जैसे रिग्रेशन टेस्टिंग हमने पढ़ा था STQA में, तो वैसे ही है कि जो मॉडल बना है उसमें दो वेरिएबल के बीच में क्या रिलेशनशिप आ रही है। सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग यानी डिस्कवर पैटर्न, अगेन पैटर्न ढूंढना एक सीक्वेंशियल डेटा में। और टेक्स्ट माइनिंग मतलब यूजफुल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट, ठीक है। तो डेटा माइनिंग में ये सब लिख देना तुम कहानी, बाकी तो मैं बढ़िया से सॉल्यूशन बना ही रखा है तुम्हारे लिए मैंने लिंक में। तो थर्ड का बी पार्ट देख लेते हैं, हाइपर क्यूब क्या होता है और ओलैप में किस तरह से यूज़ होता है। तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत डेफिनेशन दे रखी हैं, तुम प्रॉपर आंसर लिख सकते हो इसको इसके बेसिस पे। ओलैप में हाइपर क्यूब इज़ अ मल्टी डायमेंशनल एरे, ठीक है। क्या है हाइपर क्यूब? मैंने डेटा क्यूब के बारे में भी बता रखा है तुम्हें। तो हाइपर क्यूब क्या है? एक मल्टी डायमेंशनल एरे ऑफ डेटा दैट रिप्रेजेंट द डेटा क्यूब, ठीक है। और डेटा क्यूब इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर। अब समझ में आया किस तरह से डेटा क्यूब की डेफिनेशन आती थी, वो भी यहाँ घुसा दी है। तो डेटा क्यूब एक डेटा स्ट्रक्चर है, एकदम सही बात है ना। हाइपर क्यूब इज एक डेटा क्यूब है। तो डेटा क्यूब इज अ डेटा स्ट्रक्चर दैट इज यूज टू स्टोर एंड एनालाइज डेटा फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशंस। अब हम मल्टीपल डायमेंशंस को देख के डेटा को एनालाइज कर रहे हैं। तो हाइपर क्यूब एक्सटेंशन ऑफ क्यूब दैट अलाउ फॉर एनालिसिस ऑफ डेटा फ्रॉम मोर देन 3 डायमेंशन। हाइपर क्यूब क्या होता है? 3 से ज़्यादा डायमेंशन को एनालाइज करा जा रहा है। और हाइपर क्यूब रिप्रेजेंट करता है, हमें कुछ 4 पॉइंट्स हैं, इसको बढ़ा चढ़ा के एक्सप्लेन कर सकते हो। हाइपर क्यूब रिप्रेजेंट डेटा क्यूब्स एंड परफॉर्म कॉम्प्लेक्स क्वेरीज, ठीक है, प्रॉपर वे में लिख सकते हो। एनालाइज करते हैं डेटा फ्रॉम मल्टीपल डायमेंशन, अलाउ यूजर टू ड्रिल डाउन इनटू डेटा, ड्रिल डाउन कर सके डेटा में। ऑल्सो यूज टू सपोर्ट डेटा माइनिंग एंड अदर एनालिटिकल टेक्निक्स, ठीक है। ड्रिल डाउन कर रहे हैं, डेटा माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ मैच हो रहा है। और लास्ट में प्रोवाइड पावरफुल टूल्स फॉर एनालाइजिंग लार्ज डेटा सेट इन मेकिंग इन्फॉर्म्ड बिजनेस
डिसीजंस, ठीक है। तो ये इस काम के लिए हमारा हाइपर क्यूब यूज़ होता है। तो जब हमारा मिड सेम में ये वाला क्वेश्चन आया था तो मैंने बोला था कि प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है तो वहाँ से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये देखो, ये डायग्राम के साथ बनाया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ डेटा वेयरहाउस बताओ, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डायग्राम। ठीक है, तो बेसिक कंपोनेंट्स ये 5 हैं। डेटा स्टोर, ईटीएल के बारे में बता चुका हूँ, है ना, कि चीज़ें कितनी रिलेट हो रही हैं। और 2.5 मार्क्स के बारे में उसमें लिखा था इसके लिए, तो इसको भी यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के लिख दो। तो 2.5 मार्क्स तो इसी की वजह से बन रहे हैं ना। डेटा वेयरहाउस, डेटाबेस, मेटा डेटा के बारे में पढ़ रखे हैं। ओलैप टूल्स। तो होता क्या है बेसिक कंपोनेंट में इस तरह का, ये कहाँ से देखा गया, इंटरव्यू बिट से। तो एप्लीकेशन है, ट्रांजेक्शनल डेटाबेस है, ओएलटीपी, ये भी ओएलटीपी है, ये अदर रिसोर्स हैं। तो यहाँ इनका क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म और लोड करते हैं, ये प्रोसेस होता है। फिर रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस यहाँ पे काम आता है। और ये डेटा वेयरहाउस डेटाबेस है, और डेटा मार्ट्स आगे जाके कनेक्ट हो रहे हैं, उसके बाद रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस है। ठीक है, तो ये बना देना, ये डायग्राम अच्छे से एक बार देख लो, और जब भी बेसिक कंपोनेंट डेटा वेयरहाउस के बारे में पूछा जाएगा ऐसे करके कुछ बना सकते हो। अब पूछ रहा है डायमेंशनल टेबल बताओ, फैक्ट टेबल बताओ और फैक्टलेस फैक्ट टेबल बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन में अच्छी बात यह है कि थ्योरेटिकल है और साथ में 3 चीज़ों के बारे में पूछ रहा है। और क्वेश्चन को बड़ा फ्रेम करने के लिए एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो, मैंने दोनों में एग्जांपल्स लिखे हैं ना। तो एग्जांपल से तुम क्या कर सकते हो, जो चीज़ तुम डेफिनेशन के थ्रू कहते हो उसको एक एग्जांपल के थ्रू सेट कर सकते हो। तो तुम्हें एक्सप्लेन करने में भी ईजी रहता है और क्वेश्चन का आंसर बनाने में भी हेल्प मिलती है। तो एक डायमेंशनल टेबल इज़ अ टेबल इन अ डेटा वेयरहाउस दैट कंटेन इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस एट्रीब्यूट्स। तो डायमेंशनल टेबल क्या है, एक ऐसी टेबल है डेटा वेयरहाउस में जिसमें एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है एंड डायमेंशन ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी। ठीक है, एक एंटिटी की क्या डायमेंशन। एग्जांपल देख लो कि अगर हमारे पास डायमेंशन टेबल है सेल्स की डेटा वेयरहाउस में, तो उसके पास किस तरह का डायमेंशन होगी, किस तरह के एट्रीब्यूट होंगे, डेटा, प्रोडक्ट, लोकेशन, कस्टमर, है ना। फैक्ट टेबल की बात करते हैं दूसरे, ऑन द अदर हैंड फैक्ट टेबल इज़ अ सेंट्रल टेबल इन द डेटा वेयरहाउस। अगर तुम्हें ध्यान आ रहा है जो हमने स्कीमास पढ़े थे, तो फैक्ट टेबल कहाँ थी, सेंट्रल टेबल थी, दैट कंटेन द मेजर और फैक्ट दैट आर बीइंग एनालाइज। किस फैक्ट के बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ऊपर वाले एग्जांपल को यहाँ पे लिया गया है, जैसे सेल्स रिवेन्यू, कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ, यूनिट्स कितनी सोल्ड हुई और प्रॉफिट क्या क्या आया। तो ये फैक्ट टेबल है, ठीक है, जो मेजर करता है। फैक्टलेस फैक्ट टेबल की बात करें, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर तुम एग्जांपल से ही समझ में आ जाता है ना, तो बहुत वेल एंड गुड है, तुम लिख पाओगे आराम से। द फैक्ट टेबल इज़ द फैक्ट दैट डज नॉट कंटेन एनी मेजर। ठीक है, कोई मेजर नहीं होता कि हम क्या प्रॉफिट है क्या, ये सब चीज़ें नहीं होती। इंस्टेड इट कैप्चर द रिलेशन, वो रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता है। फैक्टलेस टेबल आर टिपिकली यूज्ड इन सिनेरियो वेयर रिलेशन बिटवीन डायमेंशन इज इंपॉर्टेंट, देयर आर नो न्यूमेरिकल फैक्ट्स एसोसिएटेड विद देम। ठीक है, कोई न्यूमेरिकली वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो कि फैक्टलेस फैक्ट टेबल कुड बी यूज टू कैप्चर रिलेशनशिप बिटवीन अ कस्टमर एंड द प्रोडक्ट दे व्यूड बट डिड नॉट परचेज। तुमने एक मिंत्रा पे एक शर्ट देख ली मगर तुमने खरीदी नहीं, बाद में खरीदोगे जो भी करोगे, मगर वो जो है वो ऐसे डेटा को कलेक्ट करना फैक्टलेस फैक्ट टेबल का काम है, कि वो लोगों के बिहेवियर को एनालाइज कर रहा है और कोई ना कोई रिलेशन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आगे के जो आंसर है वो मैं कोशिश करूँगा कि इस फॉर्म में ना हो, क्योंकि यहाँ पे हल्ला भी ज़्यादा हो रहा है और ऐसे आंसर लिख के करने में जो है वो टाइम लग जाता है। तो जैसे मैं साइट में ही दिखा दिया था तुम्हें, तो मैं उसको, क्योंकि कॉपी पेस्ट करने का काम होता है, ज़्यादा आसान रहता है, मैं उसमें से जो जो चीज़ें आसान लगेगी तुम्हें समझाने लायक, क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, 8 तक है ना क्वेश्चन, तो वो हम वैसे करके डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँ उस पर, तो तुम खुद से भी पढ़ सकते हो वैसे तो। ठीक है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही है, आगे का तुम ट्राई कर सकते हो खुद से पढ़ने का। मैंने प्रॉपर आंसर जो है वो लिख भी रखे हैं, तो तुम वहाँ से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि ये भी मैंने वही लिखा है बस अपने अपनी भाषा में।